आज की कहानी है अपना घर। अजी आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। आज मेरे बेटे बहू आने वाले हैं, तो आप बाजार से पनीर ले आइए और यह कुछ सामान भी ले आइए। लिस्ट पकड़ाते हुए जानकी जी अपने पति दामोदर बाबू से बोली। वह तो ठीक है जानकी, मैं ले आऊंगा, लेकिन तुम खुद को तो देखो, सुबह से इतना काम किए जा रही हो, तुम्हें थकान हो जाएगी, थोड़ा आराम कर लो। अजी नहीं, बेटे बहू का मुंह देखकर तो मेरी सारी थकान उतर जाएगी। आप मेरी चिंता मत कीजिए और यह जल्दी से सामान ला दीजिए। मुझे सारे पकवान तैयार करने हैं। आज तो सब कुछ बेटे बहू की ही पसंद का बनाऊंगी। ठीक है जानकी, जा रहा हूँ, बोलकर दामोदर बाबू बाजार के लिए निकल गए। बाजार से लौटते समय उन्होंने देखा सड़क पर काफी भीड़ जमा हुई थी और आसमान में धुआं उड़ रहा था। दामोदर का मन बेचैन हुआ जा रहा था। वह डरे सहमे वहां तक पहुंचे तो देखा जो उनकी सोच से परे था। दोस्तों, इससे पहले कि कहानी में आगे बढ़े, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए वीडियो को एक बार लाइक शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उनके घर में आग लगी हुई थी। वह बेबाक से हो गए और अपनी पत्नी को जानकी जानकी कहकर चिल्लाने लगे। मेरी पत्नी जानकी अंदर घर में है, मुझे उससे बचाना है, मैं उसे ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता, कहकर वह आग की तरफ बढ़ने लगे। तब उन्हें आस पड़ोस के लोगों ने संभाला और कहा कि दामोदर बाबू, अब आपकी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही, इस आग में जलकर वह भस्म हो गई है। आप हिम्मत रखो और खुद को संभालो। तब दामोदर बाबूजी चीखते हुए बोले, नहीं, यह नहीं हो सकता, मेरी पत्नी अंदर ही है और तुम यह कैसे कह सकते हो, यह सब मेरी पत्नी अंदर ही है, मैं उसे बचाऊंगा, कहकर दामोदर बाबू चीखने चिल्लाने लगे। वह किसी की बात सुन ही नहीं रहे थे। आग बुझाने वाले लगातार कोशिश कर रहे थे। दामोदर बाबू का पूरा घर जलकर अब राख और मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका था। दामोदर बाबू दुखी परेशान थे। रो रो कर उनका बुरा हाल हुए जा रहा था। कुछ देर बाद उन्हें बेहोशी छा गई और वह जमीन पर धम से गिर गए। आस पड़ोस वालों ने उन्हें ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराया और उनके शहर में रह रहे बेटे बहू को दामोदर बाबू की सूचना दी। अपने पिता की बात सुन बेटे बहू से रहा न गया और वह समय न गंवाते हुए डायरेक्ट अस्पताल ही आ गए। दामोदर बाबू की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। बेटे बहू ने जब उन्हें ऐसी हालत में देखा तो जोर जोर से रोने लगे। तब पास में खड़े दामोदर बाबू के पड़ोसी ने बेटे बहू को हिम्मत दी कि बेटा, हिम्मत मत हारो, यह वक्त रोने का नहीं है, तुम्हें संभालना होगा और भगवान का शुक्रिया अदा करो कि तुम्हारे बाबूजी बेहतर हैं, वरना तुम्हारी माँ तो। अंकल ने इतना बोला ही था कि तभी डॉक्टर आ गए। दामोदर बाबू को होश आ गया है, उनके साथ में जो है वह उनसे मिल लीजिए। तब बेटे बहू दौड़कर उनके पास पहुंचे। तब बेटा निखिल बोला कि बाबूजी, यह सब कैसे हो गया और माँ कहाँ है, वह कहीं दिखाई नहीं दे रही, इस हालत में तो उन्हें आपके साथ होना चाहिए था। बेटे बहू की बात सुन पहले तो दामोदर बाबू की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। फिर वह बोले कि बेटा, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, उस आग की लपेट ने तुम्हारी माँ को भी भस्म कर दिया, वह मुझे छोड़कर चली गई, कहते हुए दामोदर बाबू जोर जोर से रोने लगे। यह सुनकर बेटे बहू से भी संभला न गया और वह भी लगातार रोते गए। बाबूजी, ऐसा नहीं हो सकता, और आप कहाँ थे, माँ अकेले घर में क्या कर रही थी, आपने उनका ध्यान क्यों नहीं रखा। लगातार बेटा एक साथ कई सवाल कर गया। तब दामोदर बाबू रोते हुए बोले कि उसने तुम्हारे आने की खुशी में बाजार से मुझसे सामान लाने के लिए भेजा था,
मैं वह सामान लेने के लिए गया था और जब घर लौटा तो देखा घर में आग लगी हुई थी। पता नहीं आग कैसे लग गई, यह सब कैसे हो गया। उसके अंतिम क्षण में भी मैं उसके पास न था। पता नहीं मेरी जानकी ने कितने दर्द, कितनी पीड़ा बर्दाश्त की होगी, कितनी तड़पी होगी वह। बोलकर दामोदर बाबू फिर से रोने लगे। अपने बाबूजी की ऐसी हालत देख बेटे बहू ने खुद को संभाला और उन्हें दिलासा दिया कि बाबूजी चुप हो जाइए, अब रोने से कुछ नहीं होने वाला, आपको हिम्मत रखनी होगी। होनी को कौन टाल सकता है, जरूर माँ किचन में ही होगी या तो गैस सिलेंडर फट गया होगा, यह कोई और घटना घटित हुई होगी। पता नहीं बेटा क्या हुआ होगा। जाने कौन सी मनहूस घड़ी थी जो मेरी जानकी को मुझसे छीन कर ले गई। बाबूजी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, चलिए घर चलते हैं, घर जाकर देखते हैं कि क्या हुआ होगा। तब दामोदर बाबू बोले कि बेटा, घर होगा तभी तो घर जाएंगे, घर बचा ही कहाँ है, वह तो राख और मलबे से ढक चुका है। अब निखिल और नेहा अपने बाबूजी को लेकर वापस उसी जगह आते हैं। निखिल देखकर चौंक जाता है क्योंकि घर मलबे और राख से तहस नहस हो चुका था। निखिल इधर से उधर भटकते हुए अपनी माँ को ढूंढने लगा। तब कहीं उनकी साड़ी के चीथड़े तो कहीं उनकी हड्डियां पड़ी थी। अपनी माँ की हड्डियों को देखकर निखिल जोर जोर से रोने लगा कि माँ, मुझे ढंग से दाह संस्कार करने का भी मौका ना दिया तुमने। अब जैसे तैसे जितनी भी हड्डियां बची थी उनका दाह संस्कार बेटे ने कर दिया। अब माँ का पूरा क्रियाकर्म करने के बाद निखिल अपने बाबूजी को लेकर शहर आ गया। लेकिन दामोदर बाबू का ध्यान तो बस उसी चीज पर अटका हुआ था। उनके मन में दहशत सी बैठ गई थी। उनके दिल और दिमाग से यह बात निकल ही नहीं पा रही थी। उन्हें तो ऐसा लगता था मानो उन्होंने कोई ऐसी चीज खो दी जिससे उनका कुछ बचा ही ना हो, सारी इच्छाएं खत्म हो चुकी हो। बस दिन रात अपनी पत्नी जानकी को याद करते रहते। कभी आंगन में बैठ जाते तो कभी कमरे में आकर लेट जाते और आंसू बहाते रहते। हालांकि वह बेटे बहू के घर पर आ चुके थे, परंतु उन्हें अपनापन महसूस नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह एक अजनबी घर में हो। बहू ने उनके लिए एक आरामदायक कमरा और उनकी जरूरत का सारा सामान उसी कमरे में रख दिया था ताकि उन्हें किसी चीज की परेशानी ना हो और वह अच्छा महसूस करें। बेटे बहू अपने बाबूजी के पास आकर बैठ जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, लेकिन फिर भी दामोदर बाबू को बेटे बहू के घर का हर कोना यह याद दिलाता कि अब उनकी कोई जगह नहीं है, ना ही उनका कोई घर है। वह अक्सर खिड़की पर बैठ जाते और बेटे बहू के बगीचे के फल फूल देखने लगते, लेकिन इन सब से भी उनका मन नहीं भरता था। वह तो बस अपनी पत्नी की ही यादों में खोए रहते, यह सोचते रहते कि वह कितनी दर्दनाक घड़ी थी जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी को खोया। कितना कुछ गुजरा होगा उस पर और कितना कुछ मुझ पर गुजर रहा है। उन्हें एक डर हमेशा सताए रहता कि वह बेटे बहू पर बोझ से बन गए हैं, कि वह बेटे बहू के घर रहकर गलत कर रहे हैं और बेटे बहू उनके साथ असहज महसूस करते हैं। हालांकि बेटे बहू उन्हें किसी चीज के लिए भी मना नहीं करते थे और हमेशा उनका आदर सम्मान करते थे, परंतु दामोदर बाबू को अपना स्वाभिमान बहुत प्यारा था, इसलिए उन्होंने कठोर होकर एक निर्णय लिया। अगली सुबह वो अपने बेटे निखिल से बोले कि निखिल बेटा, मैं अब इस घर में नहीं रहना चाहता। लेकिन बाबूजी क्यों, क्या हुआ, आपको किसी चीज की कमी है? तब वह बोले कि बेटा, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यह घर मेरे लिए ठीक नहीं है। मेरे लिए वृद्ध आश्रम है, एक अच्छी जगह है और मैं वहीं पर जाना चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता
कि मैं तुम्हारे घर में रहकर तुम पर बोझ बनूं। पता है मुझे कि तुम लोग मुझे दिलो जान से चाहते हो, बहुत प्यार करते हो, लेकिन मुझे अब अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम दोनों की जिंदगी में खलल डाल रहा हूँ। मेरी वजह से तुम लोगों को ठेस पहुंचती है और वृद्धाश्रम में मुझसे भी ज्यादा दुख वाले लोग होंगे। शायद उन्हें देखकर ही सही राह पर जिंदगी का कोई नया मोड़ मिल जाए और तुम लोग भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सको। तब निखिल गौर से अपने बाबूजी दामोदर बाबू की ओर देखने लगा और कहा कि बाबूजी, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है जो आप ऐसी बातें कर रहे हैं? बाबूजी, ना तो आप मेरे लिए पहले बोझ थे और ना ही कभी होंगे। आप मेरे पिता हैं और हमेशा रहेंगे, और ना ही आपको इस घर से कहीं जाने आने की जरूरत है। लेकिन दामोदर बाबू अपने बेटे की कोई बात नहीं सुनते और अपनी जिद पर अड़ जाते हैं। अपने ससुर का ऐसा व्यवहार देख बहू नेहा की आंखों में आंसुओं से डूब गई। जब उसे पता चला कि उसके बाबूजी उनसे दूर होना चाहते हैं और हमारे साथ नहीं रहना चाहते, उन्हें ऐसा लगता है कि वह बेटे बहू की जिंदगी में खलल डाल रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था। दामोदर बाबू की उपस्थिति बेटे बहू के लिए एक आशीर्वाद भांति थी। बेटे बहू प्यार भरे शब्दों से दामोदर बाबू को काफी समझाते रहे, परंतु वह ना सुने ना बोले कि मेरी आत्मा को सुकून और शांति के लिए यह बहुत जरूरी है, और बस एक यही तरीका है जिससे मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ। अब मेरे पास बचा ही क्या है, इसलिए बस मैं वहीं जाकर जीना चाहता हूँ और अपनी जिंदगी को ऐसे ही काट देना चाहता हूँ। दामोदर बाबू को यह सोचकर सुकून मिल रहा था कि वृद्धाश्रम जाकर वह सम्मान पूर्वक जीवन जिएंगे, किसी पर बोझ नहीं बनेंगे। जबकि दूसरी ओर एक डर सता रहा था कि वह वहां पर अजनबियों के बीच कैसे रहेंगे। पता नहीं कौन कैसा होता है, जल्दी से किसी पर भरोसा भी तो नहीं होता। और वृद्धाश्रम एक ऐसी जगह है जहां उनका अपना घर कभी नहीं बन सकेगा। उन्हें पता था कि यह फैसला उनके बेटे बहू के लिए बहुत ही दिल दुखाने वाला होगा, परंतु वह सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे थे और नतीजा भी यही निकला। अब कुछ दिन बाद वह बेटे बहू के साथ गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं। कांपते हाथों से निखिल अपने बाबूजी का बैग गाड़ी में रखता है। नेहा भी अपने ससुर की तरफ आशा भरी नजरों से देखती है और बोलती है, बाबूजी, रुक जाइए ना, हमें छोड़कर मत जाइए, हमें बेसहारा मत कीजिए। दामोदर बाबू के मन में भी उदासी और दुख था, परंतु बेटे बहू के चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहते हैं कि बहू, तुम चिंता मत करो, मेरा बेटा तुम्हारा ध्यान रखेगा और तुम दोनों खुश रहना। तुम्हें मेरी फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटे बहू की आंखों में भी आंसू थे, परंतु खुद को छुपाते हुए वह मन ही मन रोए जा रहे थे। बस यह सोच रहे थे कि बाबूजी किसी तरह अपना इरादा बदल दे, परंतु दामोदर बाबू उनकी नहीं सुनते। अब गाड़ी में बैठकर दामोदर बाबू बिल्कुल शांत हो गए, क्योंकि वह वृद्धाश्रम जा रहे थे। यह सोचकर उनका मन भी घबरा रहा था। बेटे बहू भी शांत थे। दामोदर बाबू बस यही सोच रहे थे कि कैसे उनकी सारी दुनिया बदल गई, कैसे उनके साथ यह सब हो गया, मानो उनका अस्तित्व ही मिट गया हो। उनके दिल दिमाग से यह बातें निकल ही नहीं पा रही थी। बस वह तो अपने ख्यालों में ही डूबे हुए थे। दामोदर बाबू ने आंखें खोली और देखा तो खिड़की के बाहर जाने पहचानी सड़कें, बाग बगीचे और घर बने दिखाई दिए। वह हैरान परेशान थे। तभी अचानक निखिल ने गाड़ी को मोड़ लिया, जो कि वृद्ध आश्रम का रास्ता नहीं था। तब खुद को ना रोकते हुए दामोदर बाबू बेटे से बोल ही पड़े कि बेटा,
तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? यह रास्ता तो वृद्धाश्रम नहीं जाता। तब निखिल पूरी कठोरता के साथ बोला कि बाबूजी, यह एक जगह है जो सिर्फ आप ही के लिए है और आपको वहीं पर लेकर जा रहा हूँ। बेटे का ऐसा रूप देख दामोदर बाबू की और कुछ हिम्मत ना हुई आगे पूछने की। अब उनके माथे पर चिंता की लकीर छाने लगी। उनकी बेचैनी और ज्यादा बढ़ने लगी कि पता नहीं अब और क्या होना बाकी है। बेटे को क्या हो गया है? कम से कम मेरी हालत पर तो तरस खा ले। बस अपनी ही पड़ी है बेटे को तो। खुद से ही वह जवाब तलाश करने लगे। आखिर बेटा उन्हें कहाँ लेकर जा रहा है? वह सोच रहे थे कि कहीं यह उनके जीवन का अंत तो नहीं। नहीं नहीं बेटा, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। उनके दिमाग में ख्यालात आने लगे थे बेटे बहू को लेकर। अब जानी पहचानी सड़कें चलने लगी। दामोदर बाबू हैरान परेशान होकर आखिर बेटे को हुआ क्या है। तभी निखिल ने कार को रोका। अब जैसे ही गाड़ी रुकी तो दामोदर बाबू के होश उड़ गए। उनके हाथ पैर कांप उठे, मानो सांस सी रुक गई हो सामने का दृश्य देखकर। यह तो वही जगह है जहां उनका घर था और उनकी पत्नी की मृत्यु हुई थी। अब फिर से उनकी सारी पीड़ा ताजी हो गई। सारे दुख सामने आ गए कि आखिर कैसे खुद को संभाले। जो गांव उनके पहले भर चुके थे, अब फिर से वह उमड़ आए। अब जैसे ही दामोदर बाबू कार से नीचे उतरे तो देखा जो घर पहले आग से जलकर राख और मलबे में तब्दील हो चुका था, आज उसी घर पर एक छोटा सा घर बना हुआ था, जिसे देख दामोदर बाबू की आंखों में खुशी की चमक आ गई। तब वह अपने बेटे निखिल से बोले कि बेटा निखिल, यह सब क्या है? तब निखिल अपने बाबूजी को विश्वास दिलाते हुए बोले कि बाबूजी, आपने यह सोच भी कैसे लिया कि मैं आपको अपने आप से दूर होने दूंगा और आपको वृद्धाश्रम भेज दूंगा? हम नहीं चाहते कि आप खुद को अकेला महसूस करें, खुद को ऐसा माने कि आपको किसी ने घर से निकाल दिया, छोड़ दिया। यह आपका कुछ बचा नहीं है। आप ऐसा महसूस करें कि आप हम पर बोझ बन गए हैं। इसलिए हम चाहते थे कि आप अपने अंतिम फैसला लेने से पहले इस घर को देखें। यहाँ की हर चीज में आपकी जान बसती है और मुझे पता है कि इस जगह से आपका ध्यान ही नहीं निकल पाता है। मैं आपका बेटा हूँ, इतना दर्द तो मैं भी महसूस करता हूँ। आपका बाबूजी, आइए घर देखें। दामोदर बाबू धीरे धीरे अपने कदम आगे की ओर बढ़ाते हैं। उन्हें एक अजीब सा डर और बेचैनी लग रही थी। हाथ पैर थोड़े कांप रहे थे। वह इस घर को गौर से देखते हैं। हालांकि उनका वह पुराना वाला घर नहीं था, लेकिन उसकी जगह एक नया घर था। उन्होंने अपने बेटे बहू के प्यार को महसूस किया। घर के बाहर फूलों का एक छोटा सा बगीचा बना हुआ था। उसमें वैसी ही फुलवारियां लगाई गई थी जैसी उनकी पत्नी जानकी जी लगाती थी, और खिड़कियां जिससे अंदर धूप प्रवेश कर रही थी। कमरों का माहौल थोड़ा गर्म था और बाहर बरामदे में वही चारपाई और एक झूला टंगा हुआ था। सामने उनकी पत्नी जानकी जी की बड़ी सी तस्वीर फ्रेम में रखी हुई थी। घर का एक एक कोना दामोदर बाबू के दिल को खुश कर रहा था। हालांकि वह घर पुराना वाला नहीं था, परंतु इस प्रकार का बना हुआ वह घर और उसमें रखी हुई चीजें, बस दामोदर बाबू चुपचाप सब देखे जा रहे थे। तब निखिल बोला कि बाबूजी, जो आपने खो दिया है वह हमने भी खोया है। जैसे माँ आपकी पत्नी थी, वैसे मेरी माँ थी। अब वह लौटकर तो नहीं आ सकती। होने को कौन टाल सकता है? बाबूजी, अब हम यह चाहते हैं कि आप खुद को असहज महसूस ना करें, और यह घर आपका है। और बाबूजी, वृद्ध आश्रम आप जैसे लोगों के लिए नहीं है, वह उन लोगों के लिए है जिनके बेटे बहू उन्हें घर से बेघर कर देते हैं, या उनके पास इतनी गुंजाइश नहीं होती तो वह खुद ही वृद्धाश्रम चले जाते हैं। लेकिन बाबूजी,
हमें पता है माँ की वजह से आप अकेलापन महसूस करते हैं, लेकिन हम आपको अपना आशीर्वाद मानते हैं। हम आपको खोना नहीं चाहते। बाबूजी, मैंने पहले ही माँ को खो दिया है। वह दर्द ही मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब आपको नहीं खो सकता और सब कुछ आपका ही तो है। कहते हुए निखिल की आंखों में आंसू आ गए। दामोदर बाबू की आंखें भी आंसुओं से भीग गई। उन्हें बस यही डर था कि आग लगने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को ही नहीं बल्कि अपना सब कुछ खो दिया है। उन्होंने अपना घर खो दिया। उनका अब कोई ठिकाना ना रहा। उन्हें हमेशा यही डर सताता था कि अगर बेटे बहू के घर रहेंगे तो वह उन पर बोझ बन जाएंगे, उनके स्वाभिमान नहीं बचेगा। लेकिन आज उनका यह डर खत्म हो चुका था, क्योंकि इसका सबूत उनके बेटे बहू उनके सामने खड़े थे, जो उन्हें विश्वास दिला रहे थे और उनकी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए उनके साथ खड़े हुए थे। जीवन में उन्हें दोबारा से जिंदगी जीने का मौका दिया था। बस बेटे बहू भी इसी बात को लेकर परेशान थे कि बाबूजी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। पता नहीं अब वह क्या फैसला सुनाएंगे। क्या वह हमें छोड़कर वृद्धाश्रम चले जाएंगे? आखिर वृद्धाश्रम ही जिंदगी का आखिरी पड़ाव नहीं होता। दामोदर बाबू अपने बेटे बहू की ओर देखते हैं तो बेटे बहू के चेहरे पर चिंताओं की लकीरें थी। आज दामोदर बाबू को एहसास हुआ कि उन्हें अकेलेपन की जरूरत नहीं, बल्कि उससे ज्यादा अपनों के साथ अपने बेटे बहू के प्यार और सम्मान की ज्यादा जरूरत है, जिससे उन्हें सहजता महसूस होगी। तभी उनकी बहू नेहा बोली कि बाबूजी, हम जानते हैं कि आपका वह पुराना वाला घर बहुत प्यारा था, लेकिन यह घर भी तो आप ही का है। आपको इसमें रहकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए और जो कुछ आपको घर में अच्छा लगता हो आप वह करिए। हम जानते हैं बाबूजी, आपको अपना स्वाभिमान बहुत प्यारा है। आप किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते। आपको अपनी आजादी बहुत प्यारी है। आप उसे बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। इसलिए यह जगह सिर्फ आपकी है, जहां आप अपनी मर्जी से रह पाएंगे। लेकिन बाबूजी, हम लोग भी आप ही के साथ रहेंगे। बाबूजी, आप हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा हैं और हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। अपनी बहू के ऐसे शब्द सुन दामोदर बाबू मन ही मन में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्हें बहुत ज्यादा राहत महसूस हुई। जो उनके दिल के भीतर गांठ बंधी हुई थी बेटे बहू को लेकर, वह आज धीरे धीरे खुलने लगी थी। बेटे बहू का यह प्यार और सम्मान दामोदर बाबू के दिल को छू गया था। निखिल और नेहा ने दामोदर बाबू के लिए जो घर, वह एक मामूली घर नहीं था, बल्कि दामोदर बाबू की जिंदगी की नई शुरुआत थी। अब बेटे बहू शहर में न रहकर अपने बाबूजी के साथ इस घर में रहने लगे। बेटा वहीं से रहकर अपने काम पर जाने लगा। दामोदर बाबू ने भी अपनी दिनचर्या अपने बेटे बहू के हिसाब से बना ली। शुरू शुरू में उन्हें थोड़ा अजीब लग रहा था, परंतु धीरे धीरे वह सहजता महसूस करने लगे। आज निखिल और नेहा की मौजूदगी से उन्हें सुकून मिल रहा था। वह बीते दिन के शोक से निकल चुके थे। अब सुबह सुबह जॉगिंग पर जाना, शाम में बगीचे में बैठ जाना, सुबह में बगीचे में पानी देना, फूलों की ताजी महक लेना, बेहद बेटे बहू के साथ खाना खाना और उनसे अपनी बातें करना और आसपास के अपने पुराने मित्रों से मिलना जुलना, जिंदगी की एक नई पहल बेटे बहू ने उन्हें दी थी, जिसमें दामोदर बाबू ने खुद को ढाल लिया। बेटे बहू भी अपने बाबूजी दामोदर जी की इच्छाओं का सम्मान करते हैं, उनकी जरूरतें पूरी करते। उन्होंने अपने बाबूजी को व्यक्तिगत स्थान दिया था और उन्हें यह बताया कि इच्छाएं खत्म हो जाने से जीवन खत्म नहीं हो जाता। उन्होंने बताया कि वह अकेले नहीं,
बल्कि उनके अपने उनके साथ हैं। बेटे बहू के साथ दामोदर बाबू अब काफी खुश रहने लगे। समय के साथ उनकी बहू को प्यारा सा बेटा हुआ। पोते की खुशी तो दामोदर बाबू झूम उठे। एक दिन सब साथ में बैठे खाना खा रहे थे। तब दामोदर बाबू अपने बहू बेटे से बोले कि बेटा, तुमने मुझे यह घर ही नहीं बल्कि मुझे जीने का सहारा दिया है। तुम मेरे लिए बहुत खास हो। मुझे बताया कि इच्छाएं जीवन का अंत नहीं। बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। तब बेटे बहू बोले कि बाबूजी, बस हम यही चाहते थे कि आप हमेशा खुश रहें, क्योंकि आपसे ही हमारा सब कुछ है। अब दामोदर बाबू बेटे बहू के साथ खुशी खुशी रहकर जीवन यापन करने लगे और सोचने लगे कि जिंदगी में चाहे कितने भी दुख आ जाए, इंसान को हार नहीं माननी चाहिए, खुद को संभालना चाहिए। जिंदगी में हमेशा एक नई शुरुआत करने के लिए हमारे पास गुंजाइश होती है। हालांकि हमें आजमाइशों के दौर से गुजरना पड़ता है, परंतु सुख भी प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे दामोदर बाबू के बारे में? उन्होंने अपने बेटे बहू के साथ रहकर सही किया कि गलत? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि न्यू स्टोरीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं जल्दी एक नई कहानी के साथ।